रिसेंटली माइंस एंड मिनरल जो बिल है उसमें अमेंडमेंट लाया गया है ताकि माइनिंग को रेगुलेट करा जा सके, कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइनिंग को ओपन करा जा सके। क्या है ये पूरा बिल, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो जस्ट ड्रॉप मी ए टेक्स्ट हियर, या चाहें तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं सेम नाम से। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। कमिंग टू क्या हुआ है, राज्यसभा में अभी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 को पास करा गया है। ये जो कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइंस होती हैं उनके बीच के डिस्टिंक्शन को दूर करेगा। कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइंस क्या होती है? कैप्टिव माइंस का मतलब देखो, नाम से समझो कि कैप्टिव मतलब किसी चीज को कैप्चर करना। कैप्चर आप क्यों करते हो? कि अपने पर्सनल यूज के लिए करते हो। तो जो कैप्टिव माइंस होती हैं ये वो माइंस होती हैं जिनका यूज कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल अपनी किसी प्राइवेट कंपनी के लिए करता है। जैसे कि टिस्को ने ले ली है, टिस्को ने कोई एक माइन ऑक्शन में ले ली, उस माइन को वो अपने प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज करता है। यहाँ से सिंपल। नॉन कैप्टिव जो है ये कमर्शियल यूज के लिए होता है। इसमें क्या होगा कि जो कोयला निकलेगा उसका ऑक्शन लगेगा और उसके बाद में जो बिडिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंट यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये होता है नॉन कैप्टिव। तो रिसेंटली जो कैप्टिव माइंस है इसमें 50% तक का जो सेल है वो आप कर सकते हो। कैप्टिव माइन में अभी तक 100% यूज जो है वो इंडिविजुअल के द्वारा था, लेकिन इसमें कैप्टिव माइन में 50% तक का जो मिनरल करंट ईयर में निकलता है उसको आप सेल कर सकते हो और इसमें और भी ज़्यादा माइंस को ऑक्शन करने में काम आएगा। तो ये माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 था, इसको अमेंड करा गया है और ये अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1990 के बाद जब लिबरलाइजेशन लाया गया था तो माइनिंग में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे और अभी करंट सिनारियो के हिसाब से भी काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं और ये जो चेंजेस हैं ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग को पुश करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग को पुश करेंगे का मतलब है कि इकोनॉमी को पुश करेंगे। इससे और भी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो मोनोपोली होती है किसी कंपनीज़ की, वो मोनोपोली टूट जाएगी और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज़ को इसमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। इस बिल की अगर हाइलाइट्स की बात करें तो ये जो एंड यूज ऑफ मिनरल पे रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था उसको बिल्कुल एंड करता है। कैप्टिव माइंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो माइंस होती है कि किसी कंपनी के द्वारा ये माइंस ओन करी जाती है जहां से वो कोल या कोई डिफरेंट मिनरल जो भी उस माइन से एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है उस पर एक्सक्लूसिव राइट रखते हैं। और नॉन कैप्टिव वो होती हैं जिनमें प्रोड्यूस भी करा जाता है एज वेल एज उनको सेल भी करा जाता है एज अ फ्यूल। तो बिल ये बोलता है कि कोई भी माइन किसी एक पर्टिकुलर एंड यूजर के लिए रिजर्व्ड नहीं रहेगी। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी माइन, चाहे वो कोल, लिग्नाइट या एटॉमिक हो, इन तीनों को हटा के माइनिंग को एंड यूजर ऑक्शन कर दिया। जैसे मान लो टिस्को वाले ने खरीद ली, अभी इन्होंने क्या करा, सिर्फ अपने पर्पस के लिए उस माइन को कैप्चर करके कैप्टिव करके रख लिया था, लेकिन अभी इसमें 50% तक का सेल होगा प्लस नॉन कैप्टिव माइनिंग मतलब कमर्शियल सेल को भी अलाउ कर दिया गया है। सेल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द कैप्टिव माइन, जैसे मैंने बताया 50% तक उनका जो एनुअल मिनरल है अदर देन एटॉमिक मिनरल उनको सेल करा जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऑल मिनरल्स, तो ऑल नहीं लिखना है क्योंकि ये कोल, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल के अलावा जो मिनरल्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो ऑल मिनरल्स नहीं है यहाँ पे, इनके अलावा है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ सर्टेन केसेस के अंदर ऑक्शन भी कर सकती है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एक पूरा ऑक्शन का मतलब नीलामी का प्रोसेस होगा जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ में स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है ये बिल कि वो ऑक्शन को कर सकती हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट ऑक्शन प्रोसीजर को विद इन टाइम लिमिट करने में फेल होती है, अगर वो अनेबल होती है, तो जो ऑक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करा जाएगा, नीलामी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करी जाएंगी। इसके बाद एक बड़ा मेजर इशू आता है स्टैच्यूटरी क्लियरेंस का। तो पहले बिल जो था ये स्टैच्यूटरी क्लियरेंस को 2 साल तक, पहले 2 साल तक उसको, जो मान लो कि पहले मिस्टर एक्स हैं, इनके पास एक माइन थी, इन्होंने स्टैच्यूटरी क्लियरेंस लिया, फिर इन्होंने ये माइन है जो मिस्टर वाई को बेच दी। अभी इस माइन के लिए स्टैच्यूटरी क्लियरेंस लेना पड़ता है जो लीज पीरियड के लिए वैलिड रहता था। पहले 2 साल का लीज पीरियड होता था। तो इसमें ये स्टैच्यूटरी क्लियरेंस जो है ये ट्रांसफर हो जाते हैं, मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई पे ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अभी नए वाले रूल के अंदर क्या होगा कि ये अनलिमिटेड टाइम के लिए, पहले
थ्रू आउट द लीज पीरियड। पहले 2 साल के लिए था, अभी थ्रू आउट। अगर आपका 5 साल का लीज पीरियड है तो 5 साल के लिए, अगर आपका 10 साल का लीज पीरियड है तो 10 साल के लिए आपके स्टैचुरी क्लियरेंस आपके साथ ट्रांसफर हो जाएंगे, सिर्फ 2 साल के लिए वो नहीं होगा। एलोकेशन ऑफ माइंस विद एक्सपायर्ड लीज, बिल ने ये चीज़ भी ऐड करी है कि कोई ऐसी माइंस अदर देन कोल, लिग्नाइट एंड एटॉमिक मिनरल जिनकी लीज अगर एक्सपायर हो गई है तो वो गवर्नमेंट कंपनी को कुछ सर्टेन केसेस के अंदर एलोकेट करी जा सकती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी लीज को ग्रांट कर सकते हैं कोई भी माइन के लिए गवर्नमेंट कंपनी को 10 साल के लिए। सिंपल लैंग्वेज में 10 साल के लिए स्टेट गवर्नमेंट किसी एक माइन को गवर्नमेंट कंपनी को लीज पे दे सकता है कि आप इस माइन को 10 साल के लिए अपना यूज़ करो, अनटिल अनलेस एक नई माइन का सिलेक्शन हो जाता है जो भी पहले होगा। राइट ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग कंसेशन होल्डर्स, पहले जो कंसेशन होल्डर्स और एप्लीकेंट्स हुआ करते थे उनके सर्टेन राइट थे, दे हैव बीन प्रोवाइडेड इन दिस बिल। जो बिल है ये राइट टू ऑब्टेन अ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस आपको प्रोवाइड करता है और एक माइनिंग लीज जिसकी लेस डेट 2021 के साथ ही है। तो आपको अगर जो भी लीज, जिसने भी माइन खरीदी है, जिसने भी ऑक्शन जीता है, उनको उसके साथ में राइट टू ऑब्टेन अ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कि आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपको माइनिंग मिनरल एक्सट्रैक्शन या माइनिंग के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो लाइसेंस का जो है इस बिल में राइट दिया गया है। लीज गवर्नमेंट कंपनीज की जो लीज है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है एक टाइम पीरियड के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम को प्रिस्क्राइब करेगी। लैप्स ऑफ माइनिंग लीज भी हो सकता है 2 रीजन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। अगर उन्होंने 2 साल, आपने लीज दे दी आज, 2 साल के अंदर अगर उन्होंने माइनिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा है तो वो लीज लैप्स हो जाएगी। और अगर उन्होंने माइनिंग ऑपरेशन को 1 साल करा, 2 साल के लिए उन्होंने कंटिन्यूशन भी नहीं रखा, मान लो कि उन्होंने 1 साल करा फिर उन्होंने 2 साल उसको अगर कंटिन्यूशन नहीं करा है तो वो भी ऐसे में माइनिंग लीज जो है वो लैप्स हो जाएगी। मतलब है कि आपको कंटिन्यूशन में 2 साल का गैप माइनिंग एक्सट्रैक्शन, मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं लेना है। इसके साथ ही नॉन एक्सक्लूसिव रेनेसा परमिट भी दिया गया है। नॉन एक्सक्लूसिव रेनेसा परमिट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन एक्सक्लूसिव रेनेसा परमिट क्या है। इसमें बाकी जो मिनरल्स इनके लिए दिया गया है और इसका मतलब है कि जो प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्ट होते हैं मिनरल के एक सर्टेन सर्वे के द्वारा, तो ये उसमें उसको बोलते हैं रेनेसा, ठीक है। तो वो ये जो बिल है इस तरह के प्रोविजन को हटा देता है कि इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं होगा कि आपको पहले से कोई प्रोस्पेक्ट होने चाहिए, कोई सर्टेन सर्वे होना चाहिए, क्या उस तरह के सारे प्रोस्पेक्ट को ही हटा देता है। तो ये नॉन एक्सक्लूसिव रेनेसा परमिट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब आप पूछोगे कि बिल का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या अगर पूरा जो पार्टीज का मिनरल एक्सट्रैक्शन के अंदर जो पूरा प्रोसीजर एंड बेनिफिट होता है उसको स्पीड अप करता है, उसको सिंप्लीफाई करता है पूरे प्रोसेस को, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन की हो, चाहे कोई इंडस्ट्री की बनाने की बात हो, चाहे इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसीजर की बात हो, उन सबको सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप करता है। इसके साथ ही ये एनर्जी मार्केट में एफिशिएंसी लेके आएगा ताकि और ज़्यादा कंपटीशन लेके आएगा। क्योंकि अभी क्या हो रही है कि कोल माइन जो है वो ज़्यादा लोगों के पास जा रही है तो मार्केट कंपटीशन बढ़ रहा है, मोनोपोली खत्म हो रही है। तो इसकी वजह से कोल इंपोर्ट रिड्यूस होगा क्योंकि कोल का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा और एक एफिशिएंट मार्केट, एनर्जी मार्केट भी आएगा क्योंकि कंपटीशन से एफिशिएंसी डेफिनेटली आएगी। इंडिया जो है वो लगभग 235 मिलियन टन का कोल, लगभग 16% जो टोटल कोल है वर्ल्ड का वो हम इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारा सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वर है, फिर भी हम सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं। तो ये जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है इसको इससे पुश मिलेगा, हमको कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि हमारा जो बैलेंस शीट है उस पर कम लोड आएगा। और कोल इंडिया लिमिटेड की जो मोनोपोली है इस सेक्टर के अंदर वो इसमें ख़त्म हो जाएगी। बाकी बहुत सारी कंपनीज को, सेक्टर्स को इसमें ओपन एंडेड लीजिंग ले सकते हैं आप, उसमें ऑक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ये इंडिया को जो हाई एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, ताकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो क्या करेंगी, वो अपने साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आएंगी। तो जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है
जो अभी तक काफ़ी खतरनाक होती थी, जिसमें बहुत खर्चा होता था, तो उसको अंडरग्राउंड माइनिंग को करने के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी लाया जाएगा, ताकि हमारा जो माइनिंग है वो और भी ज़्यादा इफ़िशिएंट बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और हमको कम से कम इम्पोर्ट करना पड़े। तो ये कुछ इस बिल के सिग्निफिकेंस रहेंगे। ये बिल काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिल है। इसमें आप मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी उसके लिए, अगर आपने एनर्जी सेक्टर में कभी काम करा है तो भी आपके लिए ये बिल काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इसका चैलेंजेस की बात करेंगे, क्योंकि बिना चैलेंजेस के बिल पूरा नहीं होगा। तो पहली चीज़ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का एक डिस्क्रिशनरी पावर था वो अलग ले लिया गया है और ये उनके राइट और बेनिफिट में इन्फ्रिंज है। दिस इज़ लाइकली कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको चैलेंज कर रहा है, उसको ये लीक कर रहा है। इसके साथ में ये जो रिफॉर्म लिए गए हैं माइनिंग सेक्टर में, ये डेफिनेटली कंट्री के डेवलपमेंट के लिए तो होंगे, लेकिन बट वी हैव टू थिंक फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन वी टॉक अबाउट कि हम नेट ज़ीरो इमिशन की तरफ जा रहे हैं, हमको पेरिस प्लेज की हमारी फुलफिलमेंट करनी है, तो ऐसे में कोल इज़ वन सेक्टर, कोल या फॉसिल फ्यूल एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन करता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन करने वाले को अगर आप पुश कर रहे हो तो आप एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको नेगेटिव कर रहे हो। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ या पीवीटीजीज हैं जो इस माइनिंग जोन के अंदर फॉल होती है, तो उनका जो रेजिडेंस है वो थ्रेटन हो जाएगा माइनिंग में। और स्पेशली क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करा जा रहा है, तो जो एक होता है कि कंपनसेशन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। कंपनसेशन के साथ कंपैशन भी एक चीज़ होती है, वो भी यहाँ पे काफ़ी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, तो उनकी रिहेबिलिटेशन और कंपनसेशन एक मेजर इशू होगा। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बताया है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको चैलेंज कर रहा है। तो फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में माइनिंग से रिलेटेड क्या प्रोविजन दिए गए हैं? सबसे पहले तो ये हमारा जो लिस्ट 2 उसमें एंट्री नंबर 23 है। इसका मतलब है कि स्टेट लिस्ट, आपको पता होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, हमारी रेजिडुअल लिस्ट आती है, तो इसके अंदर स्टेट लिस्ट की एंट्री है। इसका मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट मिनरल उनकी बाउंड्री के अंदर फॉल होता है, तो उसमें उनका जुरिडिक्शन होता है। लेकिन सेंट्रल लिस्ट के अंदर भी है कि अगर कोई मिनरल EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है तो उसमें सेंट्रल लिस्ट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी ऑफशोर मिनरल्स होते हैं, जहाँ से ऑफशोर का मतलब क्या होता है कि ये मान लो आपकी मेनलैंड है, तो यहाँ पे आसपास अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे सी बेड से, ओशन फ्लोर से अगर कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट करता है, जैसे मैंगनीज नोड्यूल्स करते हैं, जैसे मुंबई ऑफशोर ऑयल एक्सट्रैक्शन है, तो ये सारा का सारा हमारा सेंटर के पास जाता है। ऑफशोर सेंटर के पास जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सेंटर के पास जाएगा। लेकिन विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया अगर कोई स्टेट बाउंड्री के अंदर आता है तो वो स्टेट के राइट में जाता है। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट थी। इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग रखिए, बार बार सैनिटाइज करते रहिए। जय हिंद।